ओंकार सर, एक आमतौर पे एक धारणा है कि जो भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज हैं, वो एरोगेंट हैं या वो बहुत ज्यादा अपने जनता के प्रति सीरियस नहीं है या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने क्षेत्रों पर। तो इसके लिए वो अमिताभ जी ना एक कहानी सुनाया करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो कहीं किसी एमएलए के पास बैठे थे, तो कोई बहुत जरूरी काम से उनके ही क्षेत्र का कोई व्यक्ति आया हुआ था बाहर। तो वो एमएलए साहब मिलने नहीं गए। रात को 9 बजे के आसपास का टाइम था, कोई ऐसा बहुत ज्यादा लेट भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने उसको जो है उससे मिलने से मना कर दिया, एमएलए साहब ने भगा दिया अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति को जो उनका वोटर था। तो पत्रकार साहब ने पूछा कि साहब आप क्यों नहीं मिले इस आदमी से। तो वो थे कांग्रेस का जमाना, वो जब जो इंदिरा गांधी की जब तूती बोलती थी तब का जमाना था। उन्होंने कहा कि यार ये हमको जो वोट मिलता है ये मिलता है इंदिरा जी के नाम पे, और इसने तो इंदिरा जी को वोट दिया, मुझे वोट थोड़ी नहीं दिया है। इसने इंदिरा जी को वोट दिया है, मुझे तो ये जानता तक नहीं है, इसको मेरा नाम भी नहीं पता होगा। सर ये सेम हूबहू कहानी आज बीजेपी के साथ रिपीट हो रही है। ओमकार सर, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार हिमाचल प्रदेश में ट्रैकिंग करता हुआ हम लोग चले गए। 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद एक छोटा सा हमें मानव बस्ती मिली। 5 घंटा हम जब पैदल चल लिए तो वहां पे करीब 10 घर थे और वो गडरिये थे और वहां पे भेड़े चराया करते थे। तो रात को भी हम उन्हीं के यहाँ रुके थे, वो कोई कनेक्शन था हमारा। तो वो जो मालिक थे, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ वोट कैसे डालते हो। कहता जी यहाँ बूथ बनता है बकायदा। मैंने कहा कितने वोटर हैं। तो उसने बताया कोई 50 या 60 वोटर थे टोटल। तो बोला जी बूथ बनता है यहाँ। मैंने फिर उससे पूछा कि वोट किसको डाली। बोले जी मोदी को। मैंने पूछा आपका लोकल एमपी कौन है। बोला वो नाम नहीं पता हमें। एमएलए उसका भी नाम नहीं पता। वोट मोदी को डाली। इतने रिमोट भारत में भी वोट मोदी के नाम पे पड़ रही है, लोकल एमएलए एमपी को कोई जानता ही नहीं। और वो ये जानता है कि मैं तो मोदी के नाम पे जीत के आया हूं, आगे भी जीत जाऊंगा अगर टिकट मिल गई तो। सर 2024 के लोकसभा में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में अच्छे अच्छे प्रत्याशी सड़कों पे निकले ही नहीं। अरे मोदी की 400 सीट आ रही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो पूरा सर उस वक्त मैंने आधा यूपी घूमा था और सड़क पे कहीं चुनाव हो रहा है इसका कोई निशान ही नहीं मिलता था। तो सर ये कुछ ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं, आपको लगता है ओमकार सर कि भाजपा के एमपीज एंड एमएलए कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो गए हैं कि मोदी के नाम पर तो वोट मिल ही जाना है, उधर यूपी में योगी के नाम पे वोट मिल जाना है। जी देखिए, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। कोई एक दो एमएलए 10-5 एमएलए अगर इस तरह का आचरण अपने मतदाताओं के साथ या नागरिकों के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पार्टी ऐसे ही बिहेव कर रही है। और इसके बाद भी वो राज्य दर राज्य चुनाव जीत भी रही है, सरकार बना भी रही है। नरेंद्र मोदी तो हर राज्य में जाकर के, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के, और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इतने ब्लॉक होते हैं और इतने गांव होते हैं, हर जगह जाकर के नरेंद्र मोदी तो प्रचार नहीं करता है ना। तो अगर कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनकी वजह से पार्टी को आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए तरीका है। हर 5 साल में उसको बदलने का एक मौका मतदाताओं के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ज्यादातर मतदाता उस जनप्रतिनिधि से नाराज हैं तो हराएंगे, दूसरे को लाएंगे। तो यही एक लोकतांत्रिक तरीका है। बाकी सत्ता के साथ कई तरह की बुराइयां आती हैं, साथ में कई तरह की अहंकार भी आते हैं, दूसरी भी बुराइयां आ जाती हैं। लेकिन
बाकी दलों में सब संत हैं और सब सेवा काज में ही लगे हुए हैं। चाहे रात को आप 2 बजे चले जाओ और वो तुरंत निकल करके आपकी सेवा में आ जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। ये रोग जो है ये तो हर पार्टी के साथ है, हर पार्टी के एमपी एमएलए के साथ है। अगर आपकी कोई सीधे पहचान नहीं है या आप किसी का रेफरेंस लेकर के नहीं गए हैं, तो आप लगाते रहिए शिविर, देते रहिए प्रशिक्षण, पिलाते रहिए उनको भाषणों के घूंट। उनके आचरण में, उनकी आदतों में कोई सुधार होने वाला नहीं है। और डेमोक्रेसी है तो जितनी आजादी मतदाताओं को है, उससे ज्यादा आजादी फिर चुने जाने के बाद एमपी एमएलए भी ले लेते हैं। उनको भी लगता है कि अब तो 5 साल के लिए चुन लिए गए, अब कोई हटा तो सकता नहीं, ऐसा कोई नियम कायदा कानून तो है नहीं। तो हर तरह के लोग हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे, सिंसियर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, जैसे अमिताभ ने कहा, आपसे अब जिक्र किया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपके संस्कार क्या हैं, आप जनता के प्रति कितने समर्पित हैं या नहीं हैं, आप जवाबदेही और जिम्मेदारियों के प्रति कितने सजग हैं कि नहीं है। ये सब चीजें हैं। और चूंकि केंद्र में अब 11.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार है और 14 राज्यों में उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां उनके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ बुराइयां आ जाती हैं। अब ये तो एक साइकिल है साहब। जो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, जो पार्टी के अनुशासन या जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी के प्रति उतने समर्पित नहीं है, तो पार्टी में, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जितना मैं जानता हूं, कई लेवल पर चीजों को वहां छाना जाता है। कई तरह की रिपोर्ट आती हैं, संघ की भी आती हैं, पार्टी के लेवल से भी आती हैं। किस पार्टी के किस एमपी या एमएलए या ब्लॉक लेवल पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है, पब्लिक से वो कितना मिलते हैं, लोगों की समस्याओं के प्रति कितने सजग हैं, कितनी समस्याओं का समाधान वो कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, उनका कुल मिलाकर के एटीट्यूड क्या है, अनुशासित हैं कि नहीं है, बदतमीज हैं तो किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ये सारी रिपोर्ट ऊपर जाती है। और अगर ये सब रिपोर्ट ना जाती तो फिर 5 बार के एमएलए बिहार के नितिन नवीन को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाया जाता भारतीय जनता पार्टी का। जो अच्छा काम करते हैं, समर्पित भाव से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उनको पुरस्कृत करती है पार्टी, अच्छे दायित्व देती है। जो नाकारा होते हैं, नालायक होते हैं, उनको पनिश भी किया जाता है। और यही तरीका है, मुझे लगता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अच्छा ओमकार सर, बीजेपी के एमएलएज की एक और बड़ी कॉमन शिकायत रही है अपनी सरकार से कि हमको जो है स्थानीय प्रशासन, स्थानीय थाना, एसपी साहब, डीएम पूछते नहीं है। और ये तो सर हमारे बीजेपी के सरकारों का पुराना तरीका रहा है। वो कहते हैं जी छुटभइये नेता को थाने में और तहसील कचहरी में घुसने नहीं देना है, मुंसिफी में, और आप लोग प्रशासन चलाइए और निष्पक्ष होकर चलाइए। नेताजी थाने में उनकी कुछ चलती ही नहीं है। लोग कहते हैं कि जुडिशरी सॉरी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है, पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की सुनती ही नहीं है। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि भैया हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि पब्लिक को इन छोटे छोटे कामों के लिए कहीं किसी कचहरी में, किसी मुंसिफी में, किसी थाने में या किसी अधिकारी के यहाँ चक्कर मारने की जरूरत ही नहीं है। नेता को लेके जाओ, कहते हैं हम तो ई गवर्नेंस कर रहे हैं, तो अब डिजिटल इंडिया हो गया है, आपकी जो भी सेवा है आपके घर पे उपलब्ध है। और यदि आपने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो पुलिस उसकी विवेचना करेगी, उसमें नेताजी करेंगे क्या?
अब नेताजी कहते फिर हम हैं किस काम के, हमारे पास जनता कोई काम लेके आती है, हम कहते नहीं भैया कोई सुनवाई नहीं होगी। ये एक आम शिकायत है सर भाजपा के नेताओं की। ओमकार सर। अगेन मैं वही कहूंगा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही दुर्लभ दुर्घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, या इससे इतर जो दूसरे राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां भी ऐसा होता है? और अगर वहां भी ऐसा हो रहा है और बीजेपी में नहीं हो रहा है तो इसको आप समझ लीजिए कि बीजेपी कुछ शायद बेहतर करने की कोशिश कर रही है, एक डिफरेंस देने की कोशिश कर रही है। किस लिए कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि एमएलए का, एमपी का ये काम है कि वो थाने में जाकर के बैठे, उनका ये काम है कि वो इंस्पेक्टर किस थाने का कौन बने, एएसपी कौन बने, एसपी देहात कौन बने, या किस सर्किल में कौन सीओ बने, या जिले का कप्तान कौन होना चाहिए, या डीएम कौन होना चाहिए, ये तय करें। और किस तरह की चीजें एमपी एमएलए करते रहे, करवाते रहे हैं, उनके गुरके करवाते रहे हैं थानों में जाकर के, किस किस तरह के लोगों को मदद करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को और प्रशासन को, यहाँ तक के लाइसेंस दिलवाने के लिए भी और तमाम दूसरे ठेकों में सिर घुसाने के लिए भी किस किस तरह की हरकतें करते रहे हैं, किसी से छिपा है क्या? एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत क्यों नहीं जाते? मुख्यमंत्री भी एमएलए की मीटिंग करते हैं, अलग अलग एमएलए से भी मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वहां भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप थानेदार से सैल्यूट लगवा करके, या जब आपकी मर्जी हो तब आप उसका ट्रांसफर करवा करके अपनी मर्जी का एसएचओ या एसओ वहां लगवा करके अपनी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और सबसे बड़ा संकट यही है जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ के प्रति अगर कोई असंतोष है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, मुंह मारने की जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। कमाई का, कमाई मतलब खुली कमाई की जो लूट थी, कमाई के लिए जो लूट थी, उसके दरवाजे इतने खुले नहीं छोड़े हैं कि आप जो चाहे, जो दिमाग में आए, मर्जी आए वैसा करो। लूट क्या बंद हो गई है पूरी तरीके से, या कमाई क्या बंद हो गई है, या पैसा आना बंद हो गया है ठेकों से या दूसरी चीजों से? अभी भी दबा छुपा तो पहुंच रहा है, सबके पास पहुंच रहा है। लेकिन खुली लूट के लिए अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं कि हम एमपी एमएलए बन गए, और वो बीजेपी में अगर सख्ती से निषेध किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, और उसके लिए आप मुंह उठा उठा करके रोएं और मीटिंग्स करें, और ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इस तरह की बात करें, लॉबिंग शुरू करें, उसका तो कोई इलाज नहीं है। आपके ऊपर कोई श्रीकांत ज्यादती हो रही है, कोई एसएचओ, कोई एसओ, कोई एसपी आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा हो, तो आप उसकी शिकायत कर दीजिए, ऊपर बता दीजिए कि क्या हुआ आपके साथ। उसका अगर जांच पड़ताल में मामला ठीक पाया गया, आपकी शिकायत ठीक पाई गई, तो उसका उपचार हो जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं कि सब खुली लूट की छूट दी जाए, मुझे लगता है कि ये अगेन वो लोग गलती कर रहे हैं और शायद गलत पार्टी में है। ओमकार सर, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, अभी हमारे एक कल ही मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, तो उनकी पत्नी का ट्रांसफर 250 किलोमीटर दूर है, और वो जितनी शोर सिफारिश लगा सकते थे, जितने घोड़े दौड़ा सकते थे, उन्होंने सब दौड़ाए, अंततः उनकी पत्नी का ट्रांसफर नजदीक नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा, ओमकार सर, मैंने उनसे कहा कि अरे यार कुछ खर्चा वर्चा कर देते तो शायद हो जाता। बोले सर 4 महीने की तनख्वाह, जो कि लाखों में हो जाती है, 4 महीने की तनख्वाह तक मैंने ऑफर किया, नहीं हुआ ट्रांसफर।
तो सर ओमकार जी, मैंने पूछा ऐसा कि 4 महीने की तनख्वाह मतलब 1.5-2 लाख रुपया देकर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? मतलब ये तो अब ये आश्चर्य कर देने वाली बात है कि 2 लाख रुपया देके भी काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोग पैसा पकड़ नहीं रहे हैं। ये बदलाव है, एक सुखद बदलाव है क्या, क्या है ये? ओमकार सर, अंतिम टिप्पणी आपकी, आज की चर्चा इसके बाद समाप्त करेंगे। मैं मोस्टली चंडीगढ़ रहा, हरियाणा रहा। हरियाणा में तो हरी भूमि के संपादक के तौर पर 16 साल की लंबी यात्रा रही। चंडीगढ़ में जब अमर उजाला लॉन्च हुआ था तो उस समय इंचार्ज में ही था, जुलाई 99। तो मैं इस पूरे क्षेत्र के पॉलिटिशियंस के चरित्र को, अप्रोच को, सोच को, सबको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। सर्वज्ञ हूँ ये तो दावा नहीं कर रहा हूँ, पर सोचता हूँ, क्योंकि इतने साल अगर वहां बिताए हैं तो तौर तरीके सब जानता हूँ। जब खट्टर साहब को 2014 में चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो क्या हुआ था हरियाणा में? रोहतक में, जींद में, भिवानी में, सोनीपत में, झज्जर में आग लगाई गई थी। पेड़ काट करके सड़कों पर डाल दिए गए थे। बाजारों में ढूंढ ढूंढ करके उन सब की दुकानें जलाई गई थी जो पंजाबी समुदाय की थी या दूसरे समुदाय की थी, क्योंकि खट्टर साहब पंजाबी समुदाय से आते थे। ये जो हमारी विकृत सोच है, जाट कितने हैं साहब हरियाणा में? 24%। कुछ लोग उसे बढ़ाकर 26% भी बताते हैं। तो गैर जाट कितने हुए? 76%। जी। चलो 74% लगा लेते हैं। तो आप जाट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे तो आप बाकी के बचे हुए 76 या 74% लोगों की दुकानों में आग लगाएंगे, संस्थानों में आग लगा देंगे, शहरों को जला देंगे। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, की पोस्ट पर बैठने का तो अधिकार हमारा ही है, सारी सबकी तकदीर लिखने का अधिकार तो हमारा ही है, हमसे ये चीजें कैसे छीनी जा सकती हैं? ये बीमारी हर जगह अब घर करती जा रही है। ये सोच ये हावी होती जा रही है। और बाकी आप चाहे जितने तर्क, वितर्क और कुतर्क ले आइए, क्योंकि आपको किसी की आलोचना करनी है तो आप बहुत सारी पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं, बैठ करके डायरी उठा करके इसमें पॉइंट नोट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप 2-3 पेज भर देंगे। लेकिन जब संतुलित तरीके से हम देखते हैं कि भाई 2014 की पूर्ववर्ती सरकारों के काम में टाइम में क्या हुआ है, उस समय के हालात क्या थे, करप्शन के मोर्चे पे, विकास के मोर्चे पे हर जगह जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, वो अगर हम उसका विजुअल अपने दिमाग में लेकर के आए, आपको टेलीफोन का बिल भरना है, बेटा लाइन में लग जा। आपको गैस सिलेंडर लेना है, पहले लाइन में लग जा, 2 किलोमीटर दूर तक लाइन दिखाई दे रही है। आपको रेलवे का टिकट बुक कराना है, आपको बिजली का बिल भरना है, लाइन में लगो। मैं जहां रहता हूं यहां से अपने होम टाउन मेरठ जाने से पहले तिरपन कांपते थे, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ कहाँ जाम लगने हैं, कहाँ कहाँ 2.5-3 घंटे तक मुझे खड़े रहना है। और उसके बाद भी इतना समय लगने के बावजूद मैं समय पे पहुंच ही जाऊंगा किसी फंक्शन में, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी। आज तो केवल दिल्ली और मेरठ की ही दूरी कम नहीं हुई है और सड़कें जो है वो चौड़ी नहीं हुई हैं। पूरे देश में आप कहीं भी निकल जाइए, अलग अलग राज्यों में निकल जाइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर काम हुआ है, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे का कायाकल्प होते हुए देख रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह को देख लीजिए, हवाई यात्रा। ठीक है, शिकायतें रहेंगी, क्योंकि जब प्रेशर होता है, दबाव होता है, जब बाकी लोग भी हवाई यात्रा करने लगते हैं तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिस्टम में बैठे हुए लोग भी कई बार जो है बड़ी काहली
और नालायकी बरतते हैं, उसका नतीजा भी बदनामी के रूप में सरकार के सिर पर ही आता है। और जो चेंजेस हुए हैं, और ये कोई किसी और ने नहीं या बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान हैं, जो एजेंसियां हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 11 साल में 24 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो देखना हमें ये होता है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, आपकी सोच और आपकी अप्रोच के ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी में भी वही रीति नीति तौर तरीके आजमाने की, अप्लाई करने की कोशिशें हुई है। और बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भी यहां आ गए, जिनका जिक्र अभी श्रीकांत जी कर रहे थे। वो आए, उनको टिकट भी मिल गए, वो एमएलए भी बन गए, वो कई बार मंत्री भी बना दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जो पूर्व पार्टियों में, पूर्व पोजीशन में करते रहे, वही सब यहां भी करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। कुछ को डंडे का खौफ है, योगी के डंडे का भी और मोदी के डंडे का भी, क्योंकि वहां निगरानी बड़ी सख्त है। बहुत देर तक कोई बड़ा अपराध करके छिप नहीं सकता है या अपना सिर नहीं बचा सकता है। तो ये चीजें साथ चलेंगी और ये समुद्र मंथन है। जो हाला है वो तो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन जो विष है वो तो किसी ना किसी को गले के नीचे उतारना है, तभी अमृत मिलेगा। तो ये एक रस्साकसी का दौर है। ये ऐसी सिचुएशन से इस समय देश की पॉलिटिक्स गुजर रही है जहां बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। कुछ लोग पचा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं। अब ये कल्पनातीत है साहब, 42 लाख करोड़ रुपया अलग अलग जन कल्याण योजनाओं के तहत डीबीटी के द्वारा लोगों के खाते में पहुंचा है। 4 लाख करोड़ तो अब तक किसानों को वो जो 6,000 रुपया हर साल जाता है उसके जरिए पहुंचाया गया है। 4 लाख करोड़ अलग अलग सेक्टर के लिए हुआ है। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को उनको आवास मिले हैं, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आयुष्मान, 5 लाख तक का उनका इलाज। तो बहुतों के पेट में दर्द होगा और बहुत लोग जो एक्चुअल में ये सोच करके राजनीति में आते हैं या पार्टी में आते हैं कि यार हवा तो इनकी है, यहां से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या यहां से खाने कमाने का मौका मिलेगा, उनको निराशा हो रही है, उनको परेशानी हो रही है। हाँ, आम कार्यकर्ता तो साहब हमेशा पिसता है, ये बात 100% सही है। जो बेचारा निष्भाव से केवल विचारधारा के वशीभूत पार्टी की सेवा करता है, उसको तो जूते पड़ते हैं, उसको तो तिरस्कार मिलता है, उसके अवसर छिन जाते हैं। यह बिल्कुल 100% बात सही है और इसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जब आप शुचिता की बात करते हैं या साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करते हैं, तो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनके भी स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे आपको, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको भी आपको किसी ना किसी रूप में पारितोषिक देना पड़ेगा। कुछ कमियां हर जगह होती हैं, यहां भी हैं जी। तो सर आज की चर्चा को समाप्त करेंगे अब, और एक बार मैं जाते जाते फिर याद दिला दूं, वज्र घोष जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, सोशल मीडिया समिट, 15 फरवरी संडे प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, उसमें आपका इंतजार रहेगा। ओमकार सर आपने समय दिया, श्रीकांत जी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।